Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले से फेमस स्पीचेस, जिसमें हम हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, ट्वेल्थ नाइट इन फेमस जो प्ले हैं इनकी स्पीचेस को पढ़ चुके हैं। पूरे प्ले की जितनी भी फेमस स्पीचेस हैं वो सब पढ़ी हैं हमने। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट स्पीचेस फ्रॉम किंग लियर। चलिए शुरू करते हैं। इन स्पीचेस को हम पढ़ेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी बताएंगे कि किस सिचुएशन में ये स्पीच जो है बोली गई है। देखिए, पहली स्पीच कैंट की है और पहला ही सीन है और पहला ही एक्ट है। आई कैन नॉट विश द फॉल्ट अंडन द इशू ऑफ इट बीइंग सो प्रॉपर। प्ले का प्रथम दृश्य है। महल में के रूम में कैंट, ग्लास्टर, एडमंड बैठे हुए हैं। किंग जो है अपना राज का बंटवारा करना चाहते हैं, तो ग्लास्टर एडमंड की ओर इशारा करते हुए कहता है, कैंट से कहता है कि ये उसका नाजायज पुत्र है क्योंकि उसकी माँ विवाह से पहले जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इसमें क्या कोई आप दोष समझ रहे हैं, जबकि ये बहुत योग्य पुत्र है। मैं अपने खुद के पुत्र जो एडगर है उसको इतना अच्छा नहीं मानता। तब कैंट कहता है, आई कैन नॉट विश द फॉल्ट अंडन। बोले अगर इस बात में कोई दोष है भी तो उस फॉल्ट को, उस दोष को अंडन तो नहीं किया जा सकता, यानी कि उस दोष को अब ठीक नहीं किया जा सकता। द इशू ऑफ इट बीइंग सो प्रॉपर, जब इस दोष का जो रिजल्ट है वो इतना सुंदर है तो ऐसे दोषों की अनदेखी की जा सकती है, ये कहना चाह रहा है। अगली स्पीच कॉर्डेलिया की है। जब गोनरेल और रीगन बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रेम को राजा के प्रति प्रदर्शित कर चुकी हैं, जबकि कॉर्डेलिया शांत रहती है तो उसको अपने प्यार का व्यक्त करना नहीं आता, तो वो कहती है देन पुअर कॉर्डेलिया। तब बेचारी कॉर्डेलिया क्या करेगी। देखिए, जो बहनें इतना बढ़ा चढ़ाकर अपने प्यार का वर्णन कर रही हैं, एंड येट नॉट सो, फिर दूसरी तरफ संतोष देते हुए कहती है ऐसा भी नहीं है, कि उसके प्यार के बारे में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सिंस आई एम श्योर माई लव्स मोर पेंडोरस, क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा भी है कि मेरा प्यार जो है मोर पेंडोरस, अधिक वजनदार है या अधिक गंभीर है, देन माई टंग, मेरे शब्दों के मुकाबले। कहने का अर्थ यह है कि उसका प्यार इतना कमज़ोर नहीं है कि उसे शब्दों में व्यक्त किया जाए। लेकिन ऐसी बात किंग लियर को समझ में नहीं आती। जब किंग लियर कॉर्डेलिया से पूछते हैं कि उसके राज की संपत्ति का कितना हिस्सा उसे चाहिए, क्योंकि उसकी बहनों से उसे कितना अधिक चाहिए, तब कॉर्डेलिया कहती कि उसे कुछ नहीं चाहिए। तब राजा कहता है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। बोले कुछ नहीं कहने से कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, अच्छा अपनी बात को दोबारा कहो। फिर भी वो कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब अपने प्यार का वो वर्णन कहती है। तो ऐसी स्थिति में जो सन की राजा होता है वो कॉर्डेलिया को अपनी संपत्ति से या राज से बेदखल कर देता है। उसे कहता है अब तुमको मेरा जो प्यार है वो भी प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसके दो शूटर्स होते हैं। एक किंग ऑफ फ्रांस होता है जो कॉर्डेलिया से शादी करना चाहता है, दूसरा होता है ड्यूक ऑफ बरगंडी। ये दोनों उससे शादी करने के लिए आए हैं। तब राजा ड्यूक ऑफ बरगंडी से पूछता है क्या तुम कॉर्डेलिया से शादी करोगे, क्योंकि अब उसे राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं प्राप्त होगा। तो वो कहता है, ड्यूक ऑफ बरगंडी कहता है कि जितना आपने तय किया था उससे मैं ना ज़्यादा ना कम लूँगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं कॉर्डेलिया से शादी नहीं करूँगा। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ किंग ऑफ फ्रांस उससे शादी करते हैं। तो वो कहते हैं, किंग ऑफ फ्रांस की स्पीच है जो ड्यूक ऑफ बरगंडी से कहते हैं लव इज नॉट लव, वो प्रेम नहीं है, व्हेन इट इज मिंगल्ड विद रिगार्ड्स एंड स्टैंड्स। बोले जब
इसको भौतिक संसाधनों से या भौतिक प्रतिफल से जोड़ दिया जाता है तो ऐसा प्यार प्यार नहीं रहता। यहाँ रिगार्ड्स का मतलब सम्मान होता है। बोले जब प्यार में एक दूसरे का सम्मान की बात रहती है कि हमारा सम्मान भी बना रहे, तो बोले वो प्यार प्यार नहीं होता। एलूफ फ्रॉम एंटायर पॉइंट, तो एंटायर पॉइंट का मतलब होता है प्यार का जो भी सार है, प्यार की जो भी गंभीरता है, उससे ऐसा प्यार काफ़ी एलूफ होता है, यानी कि दूर होता है। विल यू हैव हर, शी इज हर सेल्फ अ डॉरी। बोले क्या ऐसी स्थिति में तुम कॉर्डेलिया से विवाह करोगे जबकि उसे डॉरी में कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय वो खुद अपने आप में एक दहेज है। तो वहां बरगंडी मना कर देता है, तो किंग ऑफ फ्रांस उससे शादी करते हैं। ये स्पीच एडमंड की है, जो कि ग्लॉस्टर का एक नाजायज पुत्र है। तो लोग उससे नाजायज कहते होंगे, उसे गाली देते होंगे बास्टर्ड कह करके, तो उसका ये अपने अंतर की भावना है जो वो व्यक्त करता है। एडमंड अपने हाथों में पत्र लिए हुए है, तो वह अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचता है। वह अपने पिता की नाजायज संतान है। वह सोचता है कि लोग उसे बास्टर्ड की गाली देकर क्यों संबोधित करते हैं। वह बास्टर्ड को फिर यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। देखिए क्या कहता है, वाई दे ब्रांड अस विद बेस, वे हमें नीच का दर्जा क्यों देते हैं, क्यों हमको नीच कहते हैं। विद वेसनेस बास्टर्ड, जो बास्टर्ड शब्द के कहने के पीछे क्या आधार है। बेस बेस उनको नीच कहते हैं, नीच कहते हैं। फिर कहता है हु, देखिए जो नाजायज औलाद है, हु जो नाजायज औलाद है, इन द लस्टी स्टील ऑफ नेचर। तो लस्टी स्टील ऑफ नेचर का मतलब है कि जो गुप्त प्रेम का एक जोशीला प्रेम होता है। जो नाजायज प्रेम करते हैं, जो गुप्त छुप कर प्रेम करते हैं, तो उनका प्रेम काफ़ी उग्र होता है। तो मैं कह रहा है लस्टी स्टील ऑफ नेचर, कि जो नाजायज पुत्र होते हैं वो उस उग्र गुप्त प्रेम की उपज होते हैं। टेक मोर कंपोजिशन एंड फायर्स क्वालिटी, जिसमें एक जो प्रेम होता है वो काफ़ी स्वाभाविक होता है और काफ़ी वासनामय होता है। तो ऐसे प्रेम की उपज जो होते हैं वो नाजायज पुत्र होते हैं। देन डेथ डल एंड स्टिल टायर्ड बैड, जबकि दूसरी तरफ तुलना करता है जो जायज पुत्र होते हैं वो डल स्टिल और टायर्ड, बैड का मतलब टायर्ड प्रेम विहार की उपज होते हैं। गो टू द क्रिएटिंग अ होल टाइप ऑफ फॉप्स, और ऐसे प्यार में ऐसे वंश की उत्पत्ति होती है जो काफ़ी फॉप्स होते हैं, यानी कि फैशन परस्त होते हैं। गो बिटवीन एस्लीप एंड वेक, तो वे ऐसे माता पिता ऐसी स्थिति में उनको उत्पन्न करते हैं जब वो आधे सोए और आधे जागे होते हैं, यानी कि उनके माता पिता प्रेम करते समय काफ़ी आलसी होते हैं, जबकि जो नाजायज औलाद जो होती हैं वो उग्र प्रेम की उपज होती हैं। यही दोनों में वो अंतर बताने की सोचता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीच है और इसको भी एडमंड बोलता है। देखिए स्पीच का अर्थ क्या है। एडमंड अपने सौतेले भाई एडगर को के प्रति ग्लॉस्टर को भड़काता है, क्योंकि ग्लॉस्टर का एडमंड जो है वो नाजायज पुत्र है और एडगर जो है वो जायज पुत्र है। तो ग्लॉस्टर को भड़काता है, तो ग्लॉस्टर उससे कहता है कि जो तुम्हारा भाई तुमसे प्रेम नहीं कर रहा है, तो ये सब हमारे जो है नक्षत्रों का नतीजा है। यानी कि वर्ष के ये अंतिम भाग के दौरान सूर्य चंद्रमा के ये जो ग्रहण पड़ रहे हैं ये अच्छे संकेत नहीं है। इसमें जो सामान्य व्यक्ति भी असामान्य सा व्यवहार करने लगता है, भाई भाई से लड़ बैठता है, प्रेम ठंडा पड़ जाता है और बहुत सारा कुछ होता है। तब यहाँ पर वो क्या कहता है, दिस इज द एक्सीलेंट फॉपरी ऑफ द वर्ल्ड। ये एक संसार की अच्छी मूर्खता है, फॉफरी है।
that when we are sick in fortune, जब हम अपने दुर्भाग्य के शिकार हो जाते हैं, often surfeit of our own behavior, और ऐसा जो दुर्भाग्य आता है वो हमारे खुद के व्यवहार के कारण आता है, हमारे खुद के एक्शंस के कारण आते हैं, फिर भी वी मेक गुल्टी ऑफ आवर डिजास्टर द सन द मून एंड स्टार, फिर भी हम अपने विनाश के लिए, अपने दुर्भाग्य के लिए सूरज, चांद और तारों को दोषी ठहराते हैं। हम कहते हैं कि जो दुर्भाग्य आया है वो सूरज, चांद और तारों के, नक्षत्रों के प्रभाव से आया है, जबकि खुद हमारे परिणाम, हमारे जो व्यवहार हैं उन्हीं के परिणाम स्वरूप वो आता है। अगली स्पीच पर तो हो सकता है आपको, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। इस स्पीच में ये गोंडेल की स्पीच है। अब आप जानते हैं कि कॉर्डेलिया फ्रांस चली गई है, रीगन और गोनेरेल में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, राजा अपने सनक में है, तो अपने सनक के कारण, क्योंकि पद से हटने के बाद कोई उसकी उतनी इज्जत नहीं दे रहा है, गोंडेल के जो सर्वेंट्स हैं वो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो परेशान होकर राजा भी उनके नौकरों को मार बैठता है। तब गोंडेल अपने पिता लियर के व्यवहार से परेशान है। वह कहती है कि उन्होंने उसके नौकर को इसलिए मारा कि नौकर ने लियर के फूल को भला बुरा कहा, उसके जो सामंत हैं उनको भला बुरा कहा। तब वो ये बात जो है ऑसवाल्ड से कहती है, नाउ बाय माई लाइफ, अब मैं अपने जीवन की कसम खाकर कहती हूँ, ओल्ड फूल्स आर बेब्स अगेन, कि जो बूढ़े सन की व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो बच्चों की तरह यानी कि शिशुओं की भांति नासमझ हो जाते हैं, एंड मस्ट बी यूज्ड विद चेक्स एज फ्लेटरीज, और ऐसे में वृद्धों को डांट डपट कर रखना चाहिए, उनको डांट डपट कर सुधारना चाहिए, एज फ्लैटरीज व्हेन दे आर सीन एब्यूज्ड, तो जब वे चापलूसी से बिगड़ जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को डांट डपट कर रखना चाहिए। अगली स्पीच है, ये फूल की स्पीच है, और फूल, पहले सिचुएशन समझ लीजिए क्या है। आपको बताते चलें कि कैंट जो किंग लियर का वफादार एक सामंत होता है, एक अटेंडेंट होता है, तो उसको वो समझाता है कि इस प्रकार बंटवारा ना करो, क्योंकि कॉर्डेलिया और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन कैंट की बातों को लियर सुनता नहीं है। तो डिस्गाइज रूप में लियर जो है, वो कैंट जो है लियर के साथ रहता है। तो फूल जो कि यहाँ पर पात्र है जोकर, तो वो भी उसके साथ है। तो ये फूल की स्पीच है। तो देखिए, जब ये ऑसवाल्ड के घर आते हैं, सॉरी गोंडेल के घर आते हैं, तो ऑसवाल्ड उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। तो उस सिचुएशन में ये सब निकलकर छोटी पुत्री के पास जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर उसकी सिचुएशन को देख करके फूल ये बात कहता है, हैव मोर देन दाउ स्वेस्ट, स्पीक लेस देन दाउ नोएस्ट, यानी कि जितना तुम्हारे पास है उससे कम तुम लोगों को दिखाओ, जितना तुम जानते हो उससे कम बोलो, यानी कि जितना जानते हो उससे कम बोलो, जितना है तुम्हारे पास उससे कम दिखाओ। लैंड लेस देन दाउ वेस्ट, उसकी अपेक्षा कम उधार दो जितना कि तुम दूसरों से लेते हो। राइड मोर देन यू गो वेस्ट, यानी कि जब तुम पैदल जाते हो तो घुड़सवारी कम करो जितना तुम चल सकते हो। लर्न मोर देन यू देन लर्न मोर देन दाउ, ये कुछ लाइन रह गई, देन दाउ नोएस्ट होना चाहिए। बोले जितना तुम सीखते हो, इतना कल्पना करते हो उससे ज़्यादा तुम दिखाओ।
सेट लेस देन यू थ्रूएस्ट, जितना तुम जोखिम लगाते हो, जितना तुम जीतने की आशा करते हो, उससे कम तुम दांव पे लगाओ। लीव दाई ड्रिंक एंड दाई वोर, अपने शराब छोड़ दो, वेश्याओं के घर जाना छोड़ दो। एंड कीप इंडोर, और हमेशा घर में रहो। एंड दाउ शैल्ट हैव मोर देन 2 टेंस टू आ स्कोर, एंड दाउ शैल हैव मोर देन 2 टेंस टू आ स्कोर। तो तुम एक स्कोर से 2 टेंस ज़्यादा रखोगे, यानी कि 20 ज़्यादा रखोगे। ये स्पीच जो है ये किंग लियर की है। अब किंग लियर गोनेरिल से कहता है, देखिए जब गोनेरिल आती है तो किंग लियर को उसके व्यवहार पर, क्योंकि उसने उसके नौकरों को काफ़ी मारा है, ऑसवाल्ड की पिटाई लगाई है क्योंकि कैंट ने ऑसवाल्ड को मारा था, तब वह किंग लियर को डांटती डपटती है। उसके व्यवहार को सनकी कहती है। वह कहती है कि आप मेरे सेवकों को पीटते हैं, और आपके जो उपद्रवी फॉलोअर्स हैं, जितने अटेंडेंट्स हैं, वे सब भी मेरे नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वह उससे उनकी संख्या पर कटौती करना कहती है। तब लियर अल्बेनी की तरफ संकेत करते हुए कहता है कि मेरे घोड़े तैयार करो, मुझे इसके पास नहीं रहना, मुझे अपनी छोटी पुत्री रीगन के पास जाना है। बोले वो इससे कुछ ज़्यादा अच्छी है। फिर वो लियर गोनेरिल से कहता है, इनग्रेटिट्यूड, अकृतज्ञता, एहसान फरामोशी, दाऊ मार्बल हार्टेड फ्रेंड, तुम एक पत्थर दिल शैतान होती हो। यहाँ संबोधित करते करते कह रहा है अकृतज्ञता को, कृतज्ञता या एहसान फरामोशी, तुम पत्थर दिल हो। मोर हाइडियस व्हेन दाउ स्वेस्ट दी इन ए चाइल्ड देन द सी मॉन्स्टर, तुम और भी ज्यादा दुष्ट बन जाती हो, तुम उस समुद्र के दैत्य की अपेक्षा और भी अधिक भयंकर हो जाती हो जब तुम एक ऐसे बच्चे में दिखाई देती हो जो कि अच्छे व्यवहार के रूप में जिसका सम्मान होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि इनग्रेटिट्यूड है वो अपने आप में एक पत्थर दिल शैतान होता है। अगर वही इनग्रेटिट्यूड अगर एक बच्चे के हृदय में आ जाए तो वो और भी ज़्यादा भयंकर हो जाती है। तो ये गोनेरिल की ओर संकेत करते हुए कहता है। फिर यहाँ पर ये जो लाइन है ये बहुत किंग लियर की पछतावे भरी लाइन है, क्योंकि गोनेरिल का हस्बैंड ड्यूक अल्बेनी किंग लियर से धैर्य ना खोने को कहता है महाराज धैर्य रखो, क्योंकि अल्बेनी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जो रीगन का हस्बैंड है कॉर्नवाल वो तो बहुत ख़राब है, एडमंड ख़राब है, बाकी लड़कियां ख़राब हैं, लेकिन अल्बेनी अपने आप में अच्छा है। तो यहाँ पर किंग लियर जो है अपना सिर पीटते हुए कहता है, ओ लियर 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 बीट एट दिस गेट, गेट का अर्थ है यहाँ पर सिर, दैट लेट दाई फॉली इन एंड दाई डियर जजमेंट आउट। वो लियर 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 अपने सिर को प्रहार करो, अपने सिर को पीटो, जिसने तुम्हारे मन में मूर्खता आने दी, जिसने मूर्खता को तुम्हारे मन के अंदर आने दिया, और सभी जो बहुमूल्य निर्णय लेने की क्षमता थी, जो बुद्धि थी, उसको बाहर जाने दिया। तो यहाँ पर याद कर रहा है अपनी उस पुत्री को, और उस एक्शन को जिसकी बदौलत उसने दोनों पुत्रियों में राज का बंटवारा कर दिया। जो सबसे अच्छी पुत्री थी कॉर्डेलिया, उसको देश से बाहर निकल जाने दिया, उसको कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पर उस पछतावे की बात को दर्शा रहा है। यहीं पर फिर वो कहता है गोनेरिल से, हाउ शार्पर देन अ सरपेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, कि अब गोनेरिल को अभिशाप देता है। यहाँ पर अभिशाप देते हुए कहता है कि गोनेरिल
तू बांझ बनी रहे, यानी कि कभी तेरे बच्चे पैदा ना हो। यदि उसका कोई बच्चा भी हो तो वो दुर्भावना युक्त हो जाए, ये उससे पहले कहता है, दुर्भावना युक्त हो, ताकि तुझे एहसास हो कि जो एक अकृतज्ञ बालक होता है वो कितना भयंकर होता है। तो यहां करा है, हाउ शार्पर देन अ सरपेंट्स टूथ, कि जो सांप के दांत होते हैं, सांप का जो काटना होता है उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, एक अकृतज्ञ बच्चा। यानी कि एक अकृतज्ञ बच्चा जो होता है, रखने का दुर्भाग्य जो होता है, सांप के काटने की अपेक्षा अधिक कष्टकारक होता है। इसके बाद किंग लियर रीगन के घर जाना चाहता है, तो उससे पहले ही रीगन जो है, सॉरी, जो गोनरेल है अपनी बहन रीगन के लिए एक पत्र लिखकर भेज देती है कि राजा के साथ आपको ऐसा ऐसा व्यवहार करना है। तो कहती है सेफर देन ट्रस्ट टू फार, बोले किसी पर बहुत अधिक ट्रस्ट करने से अच्छा है कि सुरक्षा अपनाई जाए, सुरक्षित रहा जाए। लेट मी टेक स्टिल टेक अवे द हार्म आई फियर, नॉट फियर स्टिल टू बी टेकन। डरना अधिक अच्छा है, अर्थात पहले से सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कर लिए जाने चाहिए। अगला है, इफ अ मैन्स ब्रेन बर इन हिज हील्स बर नॉट इन अ डेंजर ऑफ किप्स। किप्स का मतलब होता है बीमारियां। तो इसकी क्या स्थिति है, देखिए किंग लियर रीगन के घर जाना चाहता है, तो नेचुरल है कि रीगन भी वैसी ही पुत्री है, वैसा ही व्यवहार करेगी। ये बात सब जानते हैं लेकिन राजा नहीं जानता, बाकी सब लोग जानते हैं। तब ये एक प्रकार का सटायर है, फूल के द्वारा कहा गया, क्योंकि तो फूल कहता है इफ अ मैन्स ब्रेन बर इन हिज हील्स, जब किसी व्यक्ति का दिमाग उसकी एड़ियों में होता है तो वर इट नॉट डेंजर ऑफ किप्स, तो क्या इसे बीमारियों का खतरा नहीं बना रहेगा। तो जब किसका दिमाग ही घुटनों में है तो वो इस दिमाग का क्या यूज करेगा, उसका तो दुरुपयोग ही होगा, ये कहना वहां चाह रहा है। ये स्पीच जो है कैंट की है, और इस स्पीच में क्या है, कैंट एज ए संदेश वाहक के रूप में, मैसेंजर के रूप में रीगन के घर जाता है, और उस समय उसकी मुलाकात ऑसवाल्ड से होती है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, कैंट ऑसवाल्ड को काफ़ी पीटता है। तो ऐसी स्थिति में जो हस्बैंड होता है रीगन का, कॉर्नवाल, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, वो निकल के आता है तो उसको स्टॉक्स में बंद कर देता है, यानी कि उसके पैरों में स्टॉक लगा देता है। स्टॉक एक प्रकार की बेड़ी है जो पैरों में चुभती है। तब रीगन से कैंट कहता है, वाई मैडम, इफ आई वर योर फादर्स डॉग यू शुड नॉट यूज मी सो। बोले काश यदि मैं तुम्हारे राजा का, तुम्हारे पिता का कुत्ता भी होता तो भी तुमको मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं तो फिर भी एक प्रकार का राजा का संदेश वाहक हूं, आपके पिता का संदेश वाहक हूं और एक इंसान हूं। तो जबकि कॉर्नवाल उससे कहता है कि दोपहर तक इसको बंद रखा जाए, और जब रीगन आती है वो कहती है नहीं दोपहर तक नहीं, इसको शाम तक बंद रखा जाए। यानी कि दोनों बहनें एक से बढ़कर एक हैं। अगली स्पीच काफी इंपॉर्टेंट है, ये फूल की स्पीच है। अब इसको समझिए, विंटर्स नॉट गॉन येट इफ द वाइल्ड गीज फ्लाई दैट वे। बोले जंगली जो बटेर हैं, या कह सकते हैं बटेरी कहेंगे, उड़ गई हैं और फिर भी विंटर नहीं गया है। तो इसका अर्थ कहने का ये है कि पक्षी चले गए हैं, तो विंटर जो है
इंग्लैंड में मुसीबत का प्रतीक होता है, तो मुसीबतें अभी नहीं गई हैं। तो जब फूल को पता लगता है रीगन के व्यवहार के बारे में, जिसको कैंट बताता है, तब वो, ये फूल की स्पीच है, बहुत सुंदर स्पीच है, देखना। फादर्स दैट वियर रैग्स डू मेक देयर चिल्ड्रन ब्लाइंड। बोले एक पिता जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, अर्थात जो गरीब होता है, डू मेक देयर चिल्ड्रन ब्लाइंड, तो उसके बच्चे अंधे हो जाते हैं, अर्थात उसके बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते। यानी कि गरीब पिता के बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते। बट फादर्स दैट बियर्स बैक्स शैल सी देयर चिल्ड्रन काइंड। और लेकिन जो पिता जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है, जो अमीर होते हैं, उनके बच्चे उनके लिए हमेशा दयालु बने रहते हैं। यहाँ बहुत फेमस स्पीच है जो बिलू से हैं। फॉर्च्यून दैट एरेंट बोर नेवर टर्न्स द की टू द पुअर। भाग्य उस बदनाम वेश्या की तरह होता है जो निर्धन के प्रति अपनी दया कभी नहीं दिखाता। बहुत सुंदर स्पीच है ये। डियर डॉटर, आई कन्फेस दैट आई एम ओल्ड, एज इज unnecessary, not my knees I beg, on my knees I beg that you are vouchsafes me raiment, bed and food। और ये रीगन से लियर कहते हैं। रीगन किंग लियर से यहाँ पर कहती है कि वह उसकी बहन गोंडिल के पास वापस चला जाए। वह कहती वह अपनी बहन से कहेगी कि उसके पिता से गलती हो गई और उसको माफ़ कर दिया जाए। तब किंग लियर कहता है, बोले तुम चाहती हो कि मैं गोंडिल के पास माफ़ी मांगूं? तो या ये कहूँ, डियर डॉटर, प्यारी पुत्री, आई कन्फेस दैट आई एम ओल्ड, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एज इज अननेसेसरी, जो बुढ़ापा है वो निरुपयोगी होता है, यानी कि मेरा जैसा जो बुढ़ापा है वो अब बेकार हो गया है। ऑन माई नीज आई बैक, अपने घुटनों पर टिक कर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। दैट यू विल वोशेप मी, तुम मुझको वोशेप माने प्रदान करो, मी रेमेंट, वस्त्रों को, बेड, बिस्तर को, एंड फूड, भोजन को। तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भोजन दो, बिस्तर दो और कपड़े प्रदान करो। तो यहाँ रीगन से कहता कि मैं उसके पास जाकर क्या ऐसा कहूँ? आई एम ए मैन मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग। ये स्पीच भी किंग लियर की है। और आपको पता होगा कि एक्ट 3 का ये सीन 2 है। किंग लियर, कैंट, फूल और उसके और भी जो अटेंडेंट होते हैं वो जाकर के जंगल में एक झाड़ियोंदार जगह है, वहाँ जाकर रहते हैं। किंग लियर अपनी दुर्दशा पर काफ़ी शोकग्रस्त है, बहुत दुखी है। तब वो रोते हुए कह रहा है, आई एम ए मैन, मैं एक व्यक्ति हूँ। मोर सिंड, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको जो काफ़ी परेशान किया गया है। मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, कि मुझ पर काफ़ी परेशान किया गया है, मैं जबकि मैंने कोई पाप नहीं किया है। यानी कि मैंने कोई पाप या अपराध नहीं किया है, परंतु लोगों ने मेरे साथ बहुत अधिक बुराइयां की हैं, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। अगली स्पीच है। तभी कैंट उससे कहता है, महाराज, स्वामी, चलो इस झोपड़ी में चलते हैं, क्योंकि आप सिर से नंगे हैं और ठंड भी काफ़ी है, तो ऐसे तूफान में ये झोपड़ी छोटी सी है तो वो कुछ राहत देगी। और आप जानते हैं कि राजा है तो महलों में रहा होगा, तो अब वो झोपड़ी में रहना पड़ रहा है उसको। तो वो किंग कहता है, द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज,
जो हमारी आवश्यकताओं की जो कला है वो बड़ा विचित्र होती है। यानी कि हमारी आवश्यकताएं भी काफ़ी विचित्र होती हैं। एंड कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीशियस। ऐसे समय में बेकार चीज़ें भी काफ़ी उपयोगी हो जाती हैं। तो कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं तो बहुत कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ये स्पीच एडगर की है और बहुत ही सुंदर स्पीच है। अब ये ग्लॉस्टर के महल के पास का दृश्य है। वो लोग बाद में ग्लॉस्टर के महल के पास चले जाते हैं। एक्ट 3 का सीन 6 है। तो राजा अपना विवेक खो चुका है, यानी कि पागल हो चुका है। उसके हालात को देखकर एडगर कहता है, व्हेन वी आवर बेटर्स सी बियरिंग आवर बोस। जब हम अपने से बड़े लोगों को, बेटर लोगों को, जब हम अपने से उत्कृष्ट व्यक्तियों का दुर्भाग्य को देखते हैं या कष्ट सहते हुए पाते हैं, शी बियरिंग आवर बोझ, तो ऐसे समय में जो हमारे खुद के दुख होते हैं वो हमको कम महसूस होते हैं। हम देखते हैं कि जब हमसे बड़ा व्यक्ति है उसके जीवन में इतने दुख आ जाते तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम छोटे लोग हैं। बी स्कर्सली थिंक आवर मिसरीज आवर फोर्स। तो ऐसी स्थिति में हम मुश्किल से ही अपने कष्ट को और अपनी व्यथाओं को सोच पाते हैं। तो हमको अपने कष्ट और अपनी व्यथाएं काफ़ी छोटी लगने लगती हैं। हु अलोन सफर्स मोस्ट इन द माइंड। वो व्यक्ति जो अकेले दुख भोगता है तो वो अपने मन में बहुत ज़्यादा दुख भोगता है। लिविंग फ्री थिंग्स एंड हैप्पी सोर्स बिहाइंड। तो उसके जीवन में जो बहुत सारी सुविधाजनक चीज़ें होती हैं, जो सुख सुविधाएं होती हैं, प्रसन्नताएं होती हैं, वो सब दूर चली जाती हैं। ये स्पीच भी एडगर की है और इस स्पीच का सार ये है, ग्लॉस्टर एक बूढ़े व्यक्ति को लेके आता है जो किसान होता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैंने ग्लॉस्टर के काश्तकार के रूप में 80 वर्ष तक सेवा की है। उसके बाप दादाओं के ज़माने से मैं सेवा करता चला रहा हूँ, उसका परिवार सेवा करता चला रहा है। तो वो व्यक्ति एडगर को देखता है क्योंकि वो पागल के भेष में होता है, तो कहता है ये पागल नहीं, साथ में ये गरीब नहीं, साथ में पागल भी है। तब वो कहता है द वर्स्ट इज नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज द वर्स्ट। बोले सबसे अधिक बुरा वास्तव में सबसे अधिक बुरा नहीं होता, क्योंकि उससे अधिक बुरी स्थिति भी हमेशा आती रहती है। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी अवस्था अत्यधिक बुरी अवस्था नहीं होती, क्योंकि उससे भी गिरा जा सकता है और उससे भी ऊंचा उठा जा सकता है। ये कई बार आ भी चुका है। ये स्पीच ग्लॉस्टर की है। इसके अगले की स्पीच है, एज फ्लाइज टू wanton boys आर बी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। बोले ग्लॉस्टर कहता है कि ठीक वैसे ही एज फ्लाइज टू द wanton boys, wanton boys का मतलब होता है शरारती बच्चे जो खेल खेल में तितलियों को पकड़ते हैं। तो जिस प्रकार जो विनोद प्रिय बच्चे होते हैं, खेल खेलने वाले बच्चे होते हैं, वो तितलियों को पकड़ पकड़ कर उनको मार डालते हैं, मसल डालते हैं। तो ऐसे ही वी आर टू द गॉड्स, वैसी स्थिति हम मनुष्यों की देवताओं की नज़रों में है। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स, वे हमको अपने खेल के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी मनमौजी के लिए, देवता भी हमारे साथ खेलते रहते हैं, हमें मारते रहते हैं। विजडम एंड गुडनेस टू द बाइल सीम बाइल। देखिए ये ड्यूक ऑफ अल्बेनी की स्पीच है, गोनेरिल के हस्बैंड की स्पीच है। तो वो क्या कहता है, गोनेरिल ऑसवाल्ड और एडमंड की कुटिल बातों को अल्बेनी सुनता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ड्यूक ऑफ अल्बेनी यानी कि गोनेरिल का जो हस्बैंड है वो काफ़ी अच्छा व्यक्ति है। गोनेरिल को वो काफ़ी समझाता रहता है, लेकिन गोनेरिल को कभी इस बात समझ में नहीं आती।
तो वो उसको डांटते हुए, उसको झिड़कते हुए ये बात कहता है, विजडम एंड गुडनेस टू द बॉयल सीम बायल। बायल का मतलब है यहाँ पर जो नीच लोग होते हैं, निकृष्ट लोग होते हैं, और बायल का मतलब होता है घिनौना या बुरा कार्य। तो जो नीच लोग होते हैं उनके लिए ज्ञान और अच्छाई यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण अच्छे शब्द नीच लोगों को व्यर्थ ही लगते हैं। फिल्द सेवर, ऐसे लोग फिल्द सेवर होते हैं, ऐसे लोग गंदगी में आनंद लेने वाले होते हैं क्योंकि उनको गंदगी पसंद होती है। बट देम सेल्फ, तो वे उन लोगों से मेल नहीं खाते क्योंकि दूसरे लोगों में गंदगी होती नहीं है, तो उनका दूसरे लोगों से मेल मिलाप नहीं होता। गंदे लोग गंदे लोगों के साथ रहते हैं। वाई हैव यू डन, तुमने ऐसा क्यों किया? तो यहां कहना चाह रहे हैं कि तुमने किंग लियर के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? तुम्हारे पिता हैं। टाइगर्स नॉट डॉटर्स, तुम शेरनियां हो, पुत्रियां नहीं हो। वाट हैव यू परफॉर्म, तुमने सोचो तो तुमने कितना बुरा कार्य किया है। तो क्योंकि गोंड्रिल की और रीगन के कारण ही किंग लियर जो है वो काफी पागल हो जाता है। यहां पर अगले इसी स्पीच में डांटते हुए कहता है, सी दाई सेल्फ डेविल, अरे दैट, अरे राक्षसी। यहां अपनी भाषा में कहें, अरे चुड़ैल। सी दाई सेल्फ, अपने चेहरे की ओर तो देख। प्रॉपर डिफॉर्मिटी सोज नॉट इन द फिंड, सो हॉरिड एज इन वुमेन। बोले चरित्र की वास्तविक भ्रष्टता एक शैतान में भी इतनी घृणित तरीके से, हॉरिड तरीके से दिखाई नहीं देगी जितना कि एक स्त्री में प्रतीत होती है। ये डांटते हुए कहता है। ये पागलपन की स्पीच है किंग लियर की। जब जंगल का दृश्य है, एडगर, ग्लॉस्टर, किंग लियर और उसके कई अटेंडेंट साथ होते हैं, तो किंग लियर अपने पागलपन में कहता है, When we are born, जब हम पैदा होते हैं, we cry that we are come to the great stage of fool। जब हम पैदा होते हैं तो हम शिकायत करते हैं कि हम मूर्खों के इस रंगमंच पर आ गए। इस दुनिया को जो है किंग लियर मूर्खों का रंगमंच कहता है, मूर्खों का मैदान कहता है। ये पर ये कॉर्डेलिया और किंग लियर की मुलाकात हो जाती है। किंग लियर बुरी हालत में होता है और कॉर्डेलिया एक चिकित्सक को लेके आती है, तो चिकित्सक उसको बचाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो किंग लियर है वो कॉर्डेलिया से कहता है, यू डू मी रॉन्ग टू टेक मी आउट द ग्रेव, यानी कि मैं मरने जा रहा हूँ तो तुम मुझको बचाकर मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो। यानी ग्रेव से बचाकर, यानी मौत से बचाकर तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। दाउ आर ए सोल इन ब्लिस बट आई एम बाउंड अपॉन द व्हील ऑफ फायर। तुम एक ऐसी आत्मा हो जिसको स्वर्ग भोगना चाहिए, यानी तुम स्वर्ग भोगने वाली आत्मा हो। आई एम बाउंड अपॉन ए व्हील ऑफ फायर, जबकि मैं यंत्रणा के चक्र में, यानी कि मैं मुसीबतों में फंसा हुआ हूं। दैट माइन ओन टीयर्स डू स्कॉल लाइक मोल्टन लीड, और मेरे आंसू जो मेरे गालों से होकर लुढ़क रहे हैं वो एक पिघले हुए शीशे की भांति मेरे शरीर को, मेरे चेहरे को जला रहे हैं। ये स्पीच भी किंग लियर की है। एडमंड दोनों को पकड़ के लाता है, कैद करके लाता है, दोनों को जेल भेज देता है। तो यहाँ पर ये दृश्य जो है काफ़ी दयनीय स्थिति को दिखाता है किंग लियर की। तो किंग लियर कॉर्डेलिया से कहता है, चलो बंदी गृह में चलते हैं, जेल खाने में चलते हैं, क्योंकि इस दुनिया से जेल खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि जेल खाने में हम दोनों सुकून से तो रहेंगे, कम से कम कोई हमको कहने वाला तो कुछ नहीं होगा। तो कहता है, लेट्स अवे टू प्रिजन, आओ हम प्रिजन में चलते हैं, जेल में चलते हैं। वी टू अलोन विल सिंग लाइक वर्ड्स इन द केज, वहाँ हम
पिंजड़े में पक्षियों के समान कम से कम चहचहा तो सकेंगे। कहने का मतलब हम दोनों साथ तो रह सकेंगे। When thou doth ask me blessing, जब तुम मेरे लिए मुझसे मेरा आशीर्वाद मांगोगी, I will kneel down and ask of the forgiveness, तब ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे पैरों में अपने घुटनों के बल झुक जाऊंगा और तुमसे क्षमा मांगूंगा। क्षमा किस लिए? क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है कॉर्डेलिया को ना समझकर। सो वी विल लिव एंड प्रे एंड सिंग एंड टेल द ओल्ड डेज, इसलिए हम रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे और पुरानी पुरानी कहानियां सुनेंगे। एंड लाफ द गिल्डेड बटरफ्लाइज एंड हियर पुअर रग्स टॉक ऑफ कोर्ट, हम जो तितलियां चमकीली हैं, तड़क भड़क वाली तितलियां हैं, उन पर हंसेंगे हम लोग। और जो राज दरबार की समाचार आया करेंगे और उल्टी सीधे जो बातें आया करेंगी उस पर हम बात करेंगे। एंड वी टॉक विद देम टू, और हम उनके बारे में, रिपोर्टों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ इस बात से वो खुश है कि कम से कम दोनों साथ तो रहेंगे। आप जानते हैं कि एडमंड किंग लियर को और कॉर्डेलिया को फांसी के आदेश को दे चुका है, तो मरते समय बता देता है, लेकिन कॉर्डेलिया नहीं बच पाती और किंग लियर उसकी लटकाए जाने पर फांसी पर रोता है। तो ये उसका विलाप है। तो कहता है माई पुअर फूल इज हैंग्ड, मेरी बेचारी कॉर्डेलिया फांसी पर चढ़ा दी गई है। नो 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 लाइफ, उसमें कोई भी जिंदगी नहीं बची है। वाई शुड अ डॉग हॉर्स एंड रैट हैव अ लाइफ, तो जो छोटी मोटी तुच्छ सी चीज़ें हैं जैसे कुत्ते घोड़े चूहे, इनमें ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए, यानी किसी को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। एंड दाउ नो ब्रीथ एट ऑल, अब तुम में कोई भी सांस नहीं बची। दाउ इट कम नो मोर, अब तुम्हारे पास जिंदगी वापस भी नहीं आएगी। नेवर नेवर नेवर, यहाँ पर रोते हुए कहता है। ये अंतिम स्पीच है। किंग लियर और कॉर्डेलिया दोनों मर जाते हैं। तो यहाँ पर एडगर सबसे लास्ट स्पीच है इस प्ले की, यही स्पीच है, इसके अलावा कोई स्पीच नहीं लास्ट वाली। तो यहाँ पर एडगर की स्पीच है, द बेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, कहता है कि हमें इस दुख भरे समय में समय के बोझ को ढोने के लिए आज्ञा मांगनी चाहिए। स्पीक व्हाट वी फील, नॉट व्हाट वी वोट टू से, बोले कुछ बातें जो हमको कहनी नहीं चाहिए बल्कि उनको एहसास अपने अंदर रखना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए। तो ये एडगर की लास्ट स्पीच है। तो उम्मीद कर रहे हैं पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।